अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को और डिज़ाइन को हम OOAD भी बोलते हैं। तो OOAD में आज हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है और हम सीक्वेंस डायग्राम को किसी भी सिस्टम के लिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम? सीक्वेंस डायग्राम शो द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो किसी भी सिस्टम के का बिहेवियर शो करती है कि जो सिस्टम है वो क्या बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है या वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम सीक्वेंस डायग्राम में पढ़ते हैं। दे इलस्ट्रेट हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर टू कैरी आउट द फंक्शन एंड द ऑर्डर इन विच द इंटरेक्शन occurs when a particular use case is executed। इट्स मीन कि जो सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमें पता है कि जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो ये बताती है, ये डिटर्मिन करती है, ये इलस्ट्रेट करती है कि जो सिस्टम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और वो उनकी एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होती है उससे कोई भी फंक्शन किस तरह से कोई सिस्टम परफॉर्म करता है। मीन्स कि जो सिस्टम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। मीन्स किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम सीक्वेंस डायग्राम में पढ़ते हैं कि वो जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह होती है और किस ऑर्डर में होती है किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने में या किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो ये होती है सीक्वेंस डायग्राम। And the next one point is sequence diagram is made up of collection of participants or objects। जो sequence diagram होती है इसमें different objects होते हैं जिसको हम participant भी बोलते हैं, जिसको हम किसी भी system के parts भी बोलते हैं, किसी भी system के components भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं sequence diagram के participants या objects। तो sequence diagram में काफ़ी सारे objects आ सकते हैं, participant आ सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ interact कर रहे होते हैं। Participants are the system parts that interact with each other using sequence diagram। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होती है उसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे किसी भी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सीक्वेंस डायग्राम के ड्यूरिंग। मतलब जैसे जैसे हमारी सीक्वेंस डायग्राम चलती है वैसे वैसे क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो पार्ट्स होते हैं और फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो फिर ये हमारे पास जो पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, पूरी जो डायग्राम होती है जिसके थ्रू हम ये शो करते हैं कि जो सिस्टम है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ उसके कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और फंक्शन को किस तरह से उसने कैरी आउट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो एक डायग्राम हम बनाते हैं तो इस डायग्राम को हम सीक्वेंस डायग्राम बोलते हैं। Each object has a column and messages exchanged between them are represented with arrows। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक कॉलम होता है और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने मैसेज वगैरह, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और वो एरोस के थ्रू एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी सिस्टम हम कर लेते हैं तो सीक्वेंस डायग्राम के नोटेशंस में सबसे पहले हमारे पास दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वन है हमारे पास। ये लेट्स सपोज एन एग्जांपल, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, मीन्स के ये आपको पेपर में नहीं आएगी लेकिन ये चीज़ आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस वन द ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट टू। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टू है एंड दिस इज़, ये कोई भी हमारे पास सिस्टम हो सकता है या कोई डाटाबेस हो सकता है कि जहाँ पर हमारा जो सारी वैल्यूज़ वगैरह हैं, डिटेल्स वगैरह है वहाँ पे स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट वन है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट वन, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट टू एंड दिस इज़ आल्सो द ऑब्जेक्ट। मीन्स कि ये तीन हमारे पास क्या है, सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी सीक्वेंस डायग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर रही थी कि ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ कॉलम। हर ऑब्जेक्ट का एक कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, दिस वन द कॉलम, दिस वन द कॉलम एंड दिस वन द कॉलम, ठीक है। एक क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ये हमारे पास क्या होता है एक कॉलम होता है, सीधी लाइन, ठीक है। एंड यूजिंग सीक्वेंस, और वो एक दूसरे को, यानी ऑब्जेक्ट वन जो होगा ऑब्जेक्ट टू को यहाँ पे मैसेज भेजेगा, ऑब्जेक्ट टू उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। इस तरह से जो डिटेल्स होंगे फिर वो डाटाबेस में जाएंगी। तो इस तरह से हमारी जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो क्या होती है, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। मतलब सीक्वेंस डायग्राम ये शो करता है कि
सिस्टम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप अपने फंक्शन को किस तरह से परफॉर्म करता है। और सीक्वेंस डायग्राम की जो एक अहम प्रॉपर्टी वो ये है कि ये सीक्वेंस में होती है। ये नहीं होता कि पहले ये उसको आंसर दे दे फिर ये क्वेश्चन करे। सबसे पहले ये मैसेज सेंड करता है, उसके रिस्पॉन्स में ये आंसर देता है। इस तरह पहले क्वेश्चन जैसे पहले क्वेश्चन किया जाता है वैसे आंसर किया जाता है। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो होते हैं फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ कॉलम एंड द मैसेज एक्सचेंज बिटवीन दैम। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके कॉलम्स होते हैं, ये एक दूसरे से मैसेज वगैरह एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एरोज़ के थ्रू हम मैसेज सेंड वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास एक लाइफ लाइन नोटेशन यूज़ होती है ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, उसका टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये टाइम पीरियड जो है उसका भी चल रहा है, ये ख़त्म हो चुका है, ये लाइफ लाइन नोटेशन बताती है। और लाइफ लाइन नोटेशन क्या होती है? दिस वन इज़ द लाइफ लाइन नोटेशन। ये हमारे पास इसकी ऑब्जेक्ट 1 की लाइफ लाइन नोटेशन है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 की लाइफ लाइन नोटेशन है, और यही हमारे पास जो होते हैं this one the column of object 1, this one the column of the object 2, and this one the column of the object 3, oh sorry data objects and database जिसको हम बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या, ये लाइफ लाइन नोटेशन है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ये अभी तक चल रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये एक्टिव है, और मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये लाइफ लाइन नोटेशन जो होती है दिस वन द लाइफ लाइन नोटेशन, और ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ये अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये अभी मतलब काम करने के एबल है, ये एग्जिस्ट करता है अभी। ठीक है, एंड लाइफ लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए वो एक्टिव है या वो एग्जिस्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये चीज़ लाइफ लाइन नोटेशन डिटर्मिन करती है। लाइफ लाइन नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल डैश लाइन। यही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि वर्टिकल डैश लाइन के थ्रू हम जो ये होती है लाइफ लाइन नोटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द लाइफ लाइन नोटेशन, दिस इज द लाइफ लाइन नोटेशन, एंड दिस इज आल्सो द लाइफ लाइन नोटेशन। And next is activation bar is a box placed on the lifeline। activation bar क्या होता है? This one the activation bar, ये हमारे पास activation bar है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरेक्शन। जो एक्टिवेशन बार होता है, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ से एक्टिवेशन बार है और इसमें इधर एक्टिवेशन बार है। ठीक है, तो एक्टिवेशन बार होता है ये चीज़ बताता है कि ऑब्जेक्ट 1 जो है यहाँ पर एक्टिव है, यानी ये मैसेज को सेंड करने के एबल है, ये मैसेज को सेंड करने के मूड में बैठा हुआ है। ठीक है, ये मैसेज को सेंड करेगा तो इसका मतलब है इसके हम एक्टिवेशन बार बनाएंगे। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में मैसेज को सेंड करना है, उसके लिए हम एक्टिवेशन बार बनाएंगे कि ये एक्टिव है फॉर सेंडिंग द मैसेज। ठीक है, और इधर एक्टिवेशन बार है कि ये एक्टिव है फॉर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और ये रेक्टेंगल होती है, दिस इज द रेक्टेंगल। एक्टिवेशन बार जो होती है एक रेक्टेंगल होती है जो कि इंटरेक्शन की ड्यूरेशन बताती है। मींस कि इसकी कितनी लेंथ है ये बताती है कि अगर इसने ये मतलब एक मैसेज सेंड कर दिया, फिर उसने क्या किया, दूसरा मैसेज फॉर एग्जांपल सेंड किया इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने कोई मैसेज सेंड नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन बार ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब इसने दोबारा मैसेज को रिसीव करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिवेशन बार जो होगी हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये जो मैसेज होगा वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसने मैसेज को रिसीव कर दिया, उसके बाद इसने कुछ देर बाद मैसेज सेंड करना है। इट्स मीन यहाँ पर हम एक्टिवेशन बार को ख़त्म कर देंगे और नीचे से स्टार्ट कर देंगे। तो इसने ये मैसेज सेंड किया, ठीक है, उसको कुछ देर के बाद रिप्लाई करना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक नई एक्टिवेशन बार स्टार्ट हुई, यहाँ पर भी एक नई एक्टिवेशन बार स्टार्ट हुई। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने कुछ देर के बाद मैसेज को सेंड करना था फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, जब कुछ देर के बाद करना था तो हम उसको लंबा नहीं करेंगे उस रेक्टेंगल को, बल्कि जहाँ तक मैसेज ख़त्म हो गया वहाँ पर एक्टिवेशन बार ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिवेशन बार स्टार्ट हुई है उसको मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए। ये होती है कि कितने हम मैसेज सेंड कर रहे हैं या कितनी देर के लिए वो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हो रही है ऑब्जेक्ट्स की, तो वो एक्टिवेशन बार की लेंथ बताती है। अगर हमने ज़्यादा सारे मैसेज भेजने हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे, तो ये एक्टिवेशन बार हमारे पास लंबी हो जाएगी। ये मैसेज 3 भी चला जाएगा, ये मैसेज 4 भी चला जाएगा, दिस वन। ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 ही मैसेज भेजने हैं तो जाहिर है तो फिर हमारे पास जो एक्टिवेशन बार होगी वो इतनी ही होगी कि हम 2 मैसेज को सेंड कर लें। फिर हमारे पास एक्टिवेशन बार जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये हमारे पास एक्टिवेशन बार होती हैं।
एंड मैसेज एरो शोज द इंटरेक्शन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मैंने पहले बताया ये ऑब्जेक्ट 1 2 एंड डेटाबेस, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो मैंने बताए दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास होते हैं मैसेज एरोज होते हैं, जिनके थ्रू जो मैसेज होता है वो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट जाता है, या फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट जाता है, या फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम डाटाबेस। मैसेज जो होते हैं ये जाते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस वन द एक्टिवेशन बार। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, मैसेज एरोज होते हैं, जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। एंड मैसेज कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, मैसेज होते हैं वो किसी भी फ्लो में डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मीन्स ये इधर को भी मूव कर सकते हैं, इधर को भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों डायरेक्शंस में मैसेज होते हैं मूव कर सकते हैं। एंड व्हेन अ मैसेज ऑब्जेक्ट सेंड्स इटसेल्फ, जब हम किसी मैसेज को उसी में ही जब हम क्या करते हैं कि सेंड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव मैसेज। जैसे ऑब्जेक्ट 1 जो है वो उसका मैसेज उसी को सेंड कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव मैसेज। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा ही देगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी चीज़ के लिए सीक्वेंस डायग्राम को किस तरह से बनाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम किस तरह से सीक्वेंस डायग्राम को क्रिएट करते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी इंशाल्लाह।